हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा वो है इक्विलिब्रियम, क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये चैप्टर का दो पार्ट है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं आज यहाँ पे क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों का ही। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या टॉपिक है चलिए देख लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? देखिए, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी बी, इसे सी सी प्लस डी डी। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the active masses. Active masses is that means concentration. थर्ड ब्रैकेट को देकर एक्सप्रेस किया जाता है concentration terms which are raised to some powers and these a and b powers are equal to the coefficients. ठीक है, और इक्वल टू आ गया तो क्या है, रेट इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b। यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc। ठीक है, तो इससे kc का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए, kc इक्वल टू c टू द पावर c इंटू डी टू दी पावर डी बाई ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी। यह है क्या, केसी का रिप्रेजेंटेशन। और केपी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर इज पी, देन पी सी टू दी पावर सी इंटू पी डी टू दी पावर डी बाई पी ए टू दी पावर ए इंटू पी बी टू दी पावर बी। यह है केपी और केसी का रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी रिएक्शन के लिए आप लोग ऐसे करके केसी और केपी का वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो केपी केसी का रिलेशन क्या है? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन। ये डिराइव कर सकते हो, मगर क्रैश कोर्स के लिए ये डिराइव करने का जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टू द पावर डेल एन। सपोज एक रिएक्शन मैंने ले लिया N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, हर एक गैसियस स्टेट में है। तो इसके लिए केपी केसी का रिलेशन क्या है ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन, मतलब डिफरेंस ऑफ मोल्स, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या है? 4। 2 माइनस 3 प्लस 1 4। 2 माइनस 4 मतलब -2। तो ये हो गया इसका रिलेशन। ऐसे करके कोई भी एक रिलेशन, कोई भी रिएक्शन पूछा गया तो उसके लिए आप लोग केपी केसी का रिलेशन मतलब रिलेशन आप लोग इजीली निकल सकते हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इक्वल टू केसी, देन इजीली यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस। तो और एक टर्म है क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। सेम टू सेम केसी और क्यूसी सेम टू सेम वैल्यू, केसी का रिप्रेजेंटेशन जैसे किया जा सकता है, क्यूसी का वैल्यू भी सेम टू सेम आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। मगर क्यूसी केसी क्या है? केसी कोई भी मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद, कॉम्प्लीशन होने के बाद ही आप लोग केसी का वैल्यू निकल सकते हो। मगर क्यूसी कोई भी एक स्टेप, रिएक्शन प्रोसेस होने के समय कोई भी एक स्टेप में आप लोग क्यूसी का वैल्यू निकल सकते हो। यही उसका मेन डिफरेंस है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल में है देखिए, कोई भी एक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कोई भी एक फैक्टर का अगर चेंज किया गया है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस चेंज को मिनिमाइज कर देगा। मतलब रिएक्टेंट साइड से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम किया गया तो क्या होगा? प्रोडक्ट साइड से रिएक्शन साइड में जाके क्या होगा? उसका बैलेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन ही खुद उसको जो इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज रिएक्शन ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड होगा तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड में होगा तो उसको कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होगा तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। क्लियर? अब जो इफेक्ट है, एक एक करके मैं इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या है। पहले है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है?
इफेक्ट टेम्परेचर का लिख लीजिए आप लोग। देखिए टेम्परेचर की इफेक्ट ये है, अगर कोई भी एक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ एंडोथर्मिक डायरेक्शन, मतलब हीट एब्जॉर्ब जिस तरफ होता है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, दैट मीन्स जिस साइड डेल इज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डिक्रीज किया गया तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, मतलब हीट जिस तरफ इवॉल्व होगा उस तरफ होगा जब डिक्रीज किया गया। नंबर 2 देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। अगर टेम्परेचर अगर प्रेशर इंक्रीज किया गया, अगर प्रेशर इंक्रीज किया गया, इंक्रीज इन प्रेशर, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर डिक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिर्फ ये ही बात आप लोग पॉइंट वाइज ध्यान रखना है, ठीक है, लिख लीजिए। फिर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस तरफ शिफ्ट होगा। अगर प्रोडक्ट साइड में कम है कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट साइड से होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कम है तो प्रोडक्ट साइड से कम, मतलब प्रोडक्ट साइड से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर रिएक्टेंट साइड की तरफ आएगा, तो वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई भाग नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इसके साथ रिलेटेड नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में भी कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ inert gas. Number 1, at constant volume. देखिए at constant volume, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होगा मतलब इसमें इसका कोई इफेक्ट है नहीं। इनर्ट गैस एडिशन किया जाए तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो इसका नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो किस तरफ जाएगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, मतलब टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उस तरफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इनर्ट गैस ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए दिस मच अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने बता दिया यहाँ पे। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में मेन टॉपिक क्या है। पहला जो टॉपिक है वो है एसिड बेस कांसेप्ट। एसिड बेस कांसेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट। देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड जिसको उसको कहेंगे जो H+ लिबरेट कर सकते हैं, और बेस किसको कहेंगे जो OH- लिबरेट कर सकते हैं। HCl क्या हो सकता है, H+ + Cl- H+ लिबरेट कर सकते हैं, और NaOH बेस है, Na+ OH- लिबरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेस है। नंबर 2 चलिए लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस के कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू लुईस, acids are the substances which accept lone pair of
इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेस क्या है? बेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर एमोनिया और BF3 लिया जाए तो एमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो उसमें क्या होगा? NH3 और BF3 के अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको कहेंगे लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको कहेंगे लुईस एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 3 कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which liberates H positive ions in solution, and bases are the substances which accept H plus ion from solution। यही बात ध्यान रखना है। Acids are the substances which release H positive ions in solutions, and bases are the substances which accept H plus ion from solution। तो देखिए एसिड जब H plus छोड़ देगा तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, और बेस जब H प्लस ले लेगा तब उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है, मतलब पूरा उल्टा होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज HCl क्या है? एक एसिड है। जब ये H प्लस छोड़ देगा क्या होगा? Cl माइनस, तो ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अगर NH3 क्या है? इटसेल्फ इट इज अ बेस। जब H प्लस ले लेगा तो क्या हो जाएगा? NH4 प्लस, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड टू वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग। तो ये करके आप लोग बहुत सारा है प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में है कॉन्सेप्ट तो यही है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग और भी है बुक में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ये क्या है? देखिए AB कोई भी एक सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? A प्लस प्लस B माइनस। रिएक्शन होने से पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन C, रिएक्शन हुआ ही नहीं तो ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C। रिएक्शन तो हुआ ही नहीं तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का 0। अब एट टाइम T, जब T हो जाएगा टाइम, एट टाइम कोई भी एक टाइम में क्या हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। तो कैसे हुआ? देखिए अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये है अल्फा का डेफिनेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना क्वांटिटी डिसोसिएट हो गया, टोटल में कितना क्वांटिटी डिसोसिएट हो गया उसका ही है अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे क्या है? पहले C था तो एक मोल के लिए C होगा, तो एक मोल के लिए डिसोसिएशन अल्फा है तो C मोल के लिए कितना होगा? C अल्फा। ठीक है, तो कितना बचा रहा बाद में? C माइनस C अल्फा। C कॉमन लिया जाए तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये मैंने लिख लिया। तो C अल्फा क्वांटिटी डिसोसिएट हुआ रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में कितना फॉर्म हुआ? C अल्फा क्वांटिटी ही फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में C अल्फा क्वांटिटी डिसोसिएट हो गया तो प्रोडक्ट साइड में C अल्फा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, इसलिए C अल्फा C अल्फा। तो K इक्वल टू क्या है? A प्लस इंटू B माइनस बाई AB, इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में।
डिसोसिएशन बहुत कम होगा। देयरफॉर क्या है, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू रूट k बाई सी, यही है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्या है, किसके साथ डायरेक्टली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, लिख लीजिए। फिर देखते हैं, चलिए पीएच पीओएच वो क्या है एक्चुअली, देखिए पीएच मतलब, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये है पीएच। मतलब H3O+, कोई भी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ कैसा है, पीएच को देखकर हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं एसिड और बेस का। तो देखिए पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है। देखिए पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल ये है 7, ये है 0, ये है 14। तो इस तरफ जाएंगे तो एसिडिटी ज्यादा होगा, इस तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो इस तरफ एसिडिक, इस तरफ बेसिक, और ये है न्यूट्रल, ये पार्ट है न्यूट्रल, ये 0, ये 7, ये 14। ठीक है, ये 14, ये 7, ये 0। तो जितना पीएच का वैल्यू कम होगा वो उतना एसिडिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा 7 से ज्यादा जितना होगा उतना बेसिसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वो क्या है, देखिए H2O और एक H2O के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, H3O प्लस OH-। तो यहाँ पे अगर K इक्वल टू लिया जाए तो क्या होगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बाई H2O स्क्वायर। तो K इंटू H2O स्क्वायर, इसको कहेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग KW लिख सकते हैं। मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयोनाइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट है वही है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको कहेंगे KW। वाटर है इसलिए W, और इसका वैल्यू क्या है, 10⁻⁻14 है। ठीक है, तो pKW क्या है, pKW है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW, दैट मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या है, 14। ठीक है, तो pKW का वैल्यू है 14। तो pKa प्लस pKb उसका भी क्या है, इक्वल टू है pKw विच इज इक्वल टू 14। ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देख लिया। और pH सपोज दे दिया आप लोगों को, देखिए pH निकालने के लिए 0.0 नॉर्मल HCl, इसका pH कैसे निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.01 नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻², तो 2 log 10 इक्वल टू 2। तो लॉग का वैल्यू याद रखना चाहिए इसमें, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 7 log 9 log 10 तक, log 10 तक याद रखने से हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिए। तो ऐसे करके आप लोग, अगर इसका पीओएच पूछा गया तो कैसे करेंगे, पहले पीएच निकालेंगे, फिर पीओएच इक्वल टू 14 माइनस पीएच, मतलब 14 माइनस 2 12, ये होगा इसका पीओएच वैल्यू। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2-3 सॉल्यूशन दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप लोग चेक कीजिए जेईई में, इसमें नीट में। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, पहले स्ट्रेंथ निकालना है। देखिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, तो ऐसे करके आप लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के पीएच निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और देख लेते हैं KW इक्वल टू क्या है, K इंटू KB, तो K इक्वल टू KW बाई KB। अब KA और KB क्या है, KA है
एसिड कांस्टेंट और के बी है बेस कांस्टेंट। तो एक बात याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ के ए हायर विल बी एसिडिटी। हायर क्या होगा? एसिडिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के बी हायर होगा उसका बेसिसिटी। जरूर याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ के ए हायर विल बी द एसिडिटी, हायर द वैल्यू ऑफ के बी हायर विल बी द बेसिसिटी। तो पी के ए क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो हायर पी के मतलब लोअर, पी के हायर के बी मतलब लोअर पी के बी। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है। हायर के मतलब लोअर पी के, हायर के बी मतलब लोअर पी के बी। तो पी के इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के और पी के बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। ऐसे करके इसका वैल्यू आप लोग जरूर निकल सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? द सॉल्यूशन which resist the change of pH on addition of small amount of acids or bases into it। और एक बार सुनिए, the solution which resist मतलब resist करते हैं, रोकते हैं। the solution which resist the change of pH on addition of small amounts of acids or bases into it। अगर उसमें एक थोड़ा सा क्वांटिटी का एसिड और बेस ऐड किया जाए तो उसका pH चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको कहेंगे बफर सॉल्यूशन। तो टाइप क्या गया है? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो मिक्सचर है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर, और वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको कहेंगे बेसिक बफर। कोई भी मिक्सचर ले लीजिए, CH3COOH प्लस CH3COONA, एसिडिक बफर। फिर NH4OH प्लस NH4CO। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको उसके बारे में आप लोगों को मतलब ज्ञान रहना चाहिए। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये जो मिक्सचर है ये वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है ये, और ये है वीक बेस और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट का मिक्सचर। तो ये एसिडिक बफर और ये बेसिक बफर। तो एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, और पहले भी मतलब 2-3 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, जेईई मेंस में, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एसिडिक बफर और कैन एक्ट एज बेसिक बफर। तो जरूर इसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, उसका हाइड्रोलाइसिस। चलिए देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स में क्या है? देखिए, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए तो उसका पीएच क्या होगा? डेफिनेटली एल्कालाइन होगा। क्या होगा? एल्कालाइन होगा। और KH, KH क्या है? देखिए KH इक्वल टू हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ of acid weaker will be the or lower will be the hydrolysis constant value. Greater the strength of the acid, lower will be its hydrolysis constant value. तो देखिए यहाँ पे KH इक्वल टू KW/K, ये टर्म याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। फिर pH इक्वल टू क्या है? 7 प्लस हाफ pK प्लस log C। 7 कहां से आया? pKw, हाफ pKw मतलब pKw का वैल्यू है 14, हाफ pKw मतलब 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, डेफिनेटली 7 से ज्यादा होगा पीएच का वैल्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो पीएच क्या होगा? एसिडिक होगा, लेस देन 7 मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक होने से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? KW/KB। ठीक है, वीक बेस है इसलिए KB, वीक एसिड था यहाँ पे इसलिए K/K। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्या होगा यहाँ पे? KH इक्वल टू KW/KB, pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ pK प्लस log C। 7 माइनस क्योंकि
स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 7 से कम होगा पीएच का वैल्यू, याद रखना, मतलब आसान होगा, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। तो फिर वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा मतलब पीएच का वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ पे KW/K दोनों ही आ जाएगा, एसिड और बेस दोनों ही वीक है। फिर पीएच का वैल्यू क्या होगा 7 + ½ pK - pKb, दोनों Kb दोनों आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी हाइड्रोलाइसिस का मतलब कोई भी आयन ऐसे करके हम लोग निकाल नहीं सकते हैं और उसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बाफर सॉल्यूशन रिलेटेड जो हेंडरसन इक्वेशन है। हेंडरसन इक्वेशन क्या है? हेंडरसन इक्वेशन बाफर सॉल्यूशन को रिलेटेड इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू हेंडरसन क्या है, pH = pKa + log concentration of salt by concentration of acid, और pOH क्या होगा, pKb + log concentration of salt by concentration of base। pH क्या है, pKa + log concentration of salt by acid, और pOH क्या है, pKb क्योंकि बेस है इसलिए pKb + log concentration of salt by base। सबका वैल्यू दिया रहेगा, मतलब आप लोगों के पास हर एक का वैल्यू होगा तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू दिया होगा मतलब क्वेश्चन में जरूर दे देगा और आप लोग उसको वैल्यू को यूज करके इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, देखिए कॉमन आयन क्या है, देखिए द सेपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, उसको ही कहेंगे कॉमन आयन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो कॉमन आयन क्या है, देखिए पहले हम लोगों के पास NH4Cl है, तो आयोनाइज होने के बाद NH4+ Cl- हो गया, फिर उसमें ही हम लोग NH4OH डाल दिया, तो क्या मिला हम लोगों को NH4+ और OH-। तो देखिए यहाँ पे NH4 आयन एमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, सेम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन टू suppress this effect of concentration due to the presence of same ion, that's why this is known as common ion effect। ठीक है, बहुत इजी है, देख लीजिए और डेफिनेशन बुक में है, लिख लीजिए, और ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सेम आयन प्रेजेंस होने में क्या होता है, होने के बाद मतलब प्रेजेंस ऑफ सेम आयन तो प्रेजेंस है इसमें, तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण, ठीक। चलिए लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब इसे एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए, जरूर आप लोग चेक कीजिए प्रीवियस 10 साल में, 2-3 साल 4 साल 5 साल का 5 साल में क्वेश्चन जरूर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी, फिर आएगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोचिए, तो बोलिए सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। देखिए सोल्यूबिलिटी पहले जानना चाहिए, सोल्यूबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर।
the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of any solvent at a particular temperature. तो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए. सोल्यूबिलिटी के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए. टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो सोल्यूबिलिटी भी डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को. 100 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सोल्यूट डिजोल्व हुआ रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण. टेम्परेचर जरूर कांस्टेंट होना ही चाहिए. फिर देखिए यहाँ पे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है. सपोज ए बी एक सॉल्ट है, तो ये आयोनाइज कैसे होगा? ए प्लस बी माइनस होके. तो के इक्वल टू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू बी माइनस बाई ए बी. तो के इंटू ए बी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस इंटू बी माइनस. देयरफॉर के एस पी, एस पी मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, के एस पी मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू बी माइनस. ठीक है, तो इसको ही कहेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनाइज होने के बाद इसका प्रोडक्ट. तो एक एक सॉल्ट के लिए हम लोग निकालेंगे. देखिए पहले ले लेते हैं ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट. एक नंबर ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट ले लेते हैं. ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है? सपोज एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं NaCl, AgCl, KCl, ऐसा करके पूछेगा तो ये ए बी टाइप का सॉल्ट हुआ ना. तो देखिए A प्लस प्लस बी माइनस. सोल्यूबिलिटी लिया जाए इसका S, इसका भी S. तो KSP इक्वल टू क्या है? A प्लस इंटू बी माइनस. Therefore S into S, S square. Therefore S equal to क्या है? रूट KSP. तो जो भी वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इजी है, इजीली कर सकते हो. फिर देखिए AB2 टाइप का जो सॉल्ट है वो ले लिया. तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? AB2 और A2B भी लेंगे तो सेम टू सेम है. तो A2 प्लस प्लस 2B माइनस. यहाँ पे क्या है? ये सोल्यूबिलिटी S, ये है 2S. सामने 2 है, जो कोफिशिएंट है वही होगा. यहाँ पे 2, ये भी 2 है. Therefore KSP इक्वल टू क्या होगा? A2 प्लस आयन इंटू B माइनस स्क्वायर, S इंटू 2S स्क्वायर इक्वल टू 4S क्यूब. ये है KSP का वैल्यू. ठीक है, समझ में आया? फिर देखिए नंबर 3 A3B2 टाइप. तो ये कैसे डिसोसिएट होगा आयोनाइज में? A3B2 2A3 प्लस प्लस 3B माइनस 2 तो 2S 3S. तो KSP इक्वल टू क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे KSP इक्वल टू A2 प्लस स्क्वायर इंटू B माइनस 2 क्यूब, मतलब 2S स्क्वायर इंटू 3S क्यूब, 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब, 108 S टू द पावर 5. इसका है इसका KSP का वैल्यू. लास्ट में ले लेते हैं जनरल सॉल्ट AXBY. जनरल कोई भी एक सॉल्ट पूछा गया तो कैसे करेंगे? XA प्लस Y प्लस YB माइनस X. तो XS YS. Therefore KSP equal to A प्लस Y to the power X, B minus X to the power Y, XS to the power X, YS to the power Y, X to the power X into S to the power X into Y to the power Y into S to the power Y. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखिए KSP equal to X to the power X into Y to the power Y into X to the power X plus Y. ये है जनरल कोई भी एक सॉल्ट का KSP का वैल्यू. जरूर आप लोग ये नोट डाउन कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. तो ये सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखिए. और ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिए कॉपी में. जितना सारा मैंने यहाँ पे दिया ये सब कुछ आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए. बहुत इजी चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन आने वाला है नीट एग्जाम में, और 2 या 3 क्वेश्चन आने वाला है जेई क्वेश्चन में, जेई में. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.